था फॉर पब्लिक अवेयरनेस फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट्स, यानी घुटने में जोड़ों के दर्द की जो बीमारी है उसके लिए अवेयरनेस, उसके लिए पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब तक नहीं एक बीमारी को कब तक टाल सकते हैं वो, कैसे अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके जो डिजीज़ प्रोग्रेशन है यानी बीमारी जो बढ़ती है उसे कैसे कम कर सकते हैं, और अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑपरेशन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेटिफाइंग हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्जरी है, रिजल्ट्स में पेशेंट ऑलमोस्ट सभी कुछ कर पाता है अपने रूटीन जीवन शैली में, जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। सर, एक आफ्टर कोरोना के बाद जो डोज लगी थी उसमें बोन डेंसिटी बहुत कम होती जा रही लोगों की, तो क्या इसका साइड इफ़ेक्ट भी हुआ है? जी, कोरोना के बाद बोन डेंसिटी कम होने का जो रीज़न है वो कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं है। बेसिकली कोरोना में लाइफ सेविंग स्टेरॉइड्स दिए गए थे पेशेंट्स को, और वो देना ज़रूरी था क्योंकि स्टेरॉइड्स है तो उनकी जान बची। स्टेरॉइड ओरल फॉर्म में दें या इंजेक्शन फॉर्म में दें, उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस करता है। तो वो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन उसका पूरी तरह से निवारण हो सकता है अगर हम पेशेंट का बोन डेंसिटी चेक करें और बोन डेंसिटी के बेसिस के ऊपर इलाज शुरू करें, तो जो BMD यानी जो बोन मिनरल डेंसिटी है, यानी जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो इम्प्रूव हो जाता है और वो रिवर्सिबल है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि एक आम धारणा है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो कैल्शियम की दवाई खाओ। ये एक तरीके का मैं बोलूँगा कि हाफ नॉलेज है, हाफ ट्रुथ है, क्योंकि हड्डी के अंदर कैल्शियम के साथ साथ एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों कम होते हैं। अगर हम सिर्फ कैल्शियम देंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं देंगे, तो कैल्शियम एक लिमिट तक हड्डी में डिपॉजिट होकर बाकी सारा टॉयलेट में निकल जाएगा जो भी हम खाते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी बढ़ाने की दवाई देनी चाहिए और कैल्शियम की भी देनी चाहिए, तभी ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज है। सर, ये जॉइंट की प्रॉब्लम जो होती है पापा लोगों में ज़्यादा हो रही है, ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, होती है, तो उसके लिए क्या उपाय हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसके दो कंपोनेंट हैं। जी सर। एक कंपोनेंट है एजिंग, यानी उम्र के साथ जो हमारे शरीर में बदलाव आता है, और दूसरा कंपोनेंट है बीमारी। स्वाभाविक सी बात है कि एजिंग के साथ साथ हर चीज़ वेयर एंड टेयर होती है बॉडी में। हम घुटनों पे चलते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ अपने रूटीन सोसाइटी में देखिए जो 55 से 60 साल डेली मूवमेंट कर रही हो और ख़राब ना हुई हो, ऐसा है पर्सन। अगर आपकी कार है तो कार भी ख़राब हो जाती है, आपको सर्विस कराना होती है। अगर साइकिल है उसमें जो फ्रिक्शन आता है बॉल बेयरिंग्स में, वो भी ख़राब होते हैं। कुदरत ने ये जोड़ ऐसा बनाया है जो इतने साल काम करता है, लेकिन ख़राब होना इसलिए शुरू होता है क्योंकि हम लापरवाही करते हैं। तो एजिंग और बीमारी ये दोनों जब कंबाइन हो जाती हैं तब पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, इसलिए बूढ़े लोगों के अंदर ही ज़्यादा होता है। सर, जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी मील ऐसी लानी चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो? डे टू डे लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो रखना है किसी न किसी तरीके की एक्सरसाइज का और व्यायाम का। इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा जो एक कल्चर है वो सिडेंटरी ज़्यादा है। हिल्स में तो मैंने फिर भी देखा है कि लोग व्यायाम और आउटडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो हमें किसी भी फॉर्म में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। एक सिंपल पेशेंट जो है मेल और फीमेल, ये दो एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकता है, रेगुलर वॉक और साइकिलिंग। ये दो एक्सरसाइज करने से घुटने, हिप जॉइंट और स्पाइन तीनों जो है वो अच्छा फंक्शन करते हैं। सर, कई चिकित्सक से पता लगा था कि हड्डियों में बुखार की भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। किस चीज़ के? हड्डियों में बुखार के भी लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, हड्डियों का बुखार एक कॉमन टर्म है जो कि सोसाइटी में यूज़ होता है, खासकर हॉस्पिटलाइज एरिया में यूज़ होता है। मेडिकली अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ये है कि एज के साथ साथ हड्डी के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। वो स्वेलिंग इसीलिए आती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऑल्टर होता है। ब्लड सर्कुलेशन ऑल्टर इसलिए हो रहा है क्योंकि सिडेंटरी लाइफस्टाइल है। अगर किसी को चलने की आदत नहीं है और अचानक एक दिन आप उसे पदयात्रा पर ले जाएं,
तो उसको दर्द हो गए, इसी चीज़ को बोलते हैं। कुल मिलाकर रहन सहन में आपको बदलाव करना होगा, बिल्कुल सही, करना ही पड़ेगा। योगा और ये योगा, रेगुलर वॉक्स, साइकिलिंग, फिजिकल फिटनेस जो है। सर फूड के रिलेटेड कुछ बताइए कि खाने में क्या खाने में लेडीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम रिच डाइट, यानी ऐसी डाइट जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध, पनीर, छाछ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। सर आजकल मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करना चाहते हैं, खाना नहीं चाहते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप मिल्क जो है वो इस तरीके का लें जिसमें से फैट निकाला हुआ हो, अलग अलग ग्रेड्स के आते हैं, गोट मिल्क भी आता है, नहीं तो आप बटर मिल्क जिसमें से जो चीज़ हम हिंदी भाषा में छाछ बोलते जी हैं, सर। आप नमकीन छाछ लें, इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, फैट होता ही नहीं उसमें। जी सर।